Next topic of this chapter is phenomena of beats. अभी हम लोग स्टडी करेंगे फिनोमिना ऑफ बीट्स। ये जो बीट्स फिनोमिना है ये साउंड वेव्स में होता है। फिनोमिना ऑफ बीट्स इज ऑब्जर्व इन साउंड वेव्स एंड बीट्स का जो फिनोमिना है इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रोडक्शन ऑफ बीट्स इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था लेक्चर नंबर 5 में। तो अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये अगर रिवाइज करना है तो प्लीज रिफर लेक्चर नंबर 5। तो पहले आप लेक्चर नंबर 5 को वापस एक बार रिफर करो, उस प्रिंसिपल को आप एक बार अंडरस्टैंड करो एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर। बिकॉज बीट्स के प्रोडक्शन के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो जिन बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स रिवाइज करना है प्लीज रिफर लेक्चर नंबर 5 वीडियो एंड देन कम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट विद द फिनोमिना ऑफ बीट्स। सबसे पहले बीट्स को अगर प्रोड्यूस करना है, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस बीट्स वी रिक्वायर two sound waves. The production of beats is due to interference of two sound waves. दो साउंड वेव का इंटरफेरेंस होना चाहिए, उनका सुपरपोजिशन होना चाहिए। तो लेट अस कंसीडर two sources of sound. We start with the two sources of sound. They will emit sound waves. तो यहां पे साउंड वेव का सोर्स 1 है और यहां पे एक दूसरा सोर्स ऑफ साउंड है, दैट इज कॉल्ड बाय सोर्स 1 एंड सोर्स 2। तो यहां सोर्स 1 एंड सोर्स 2 आर द टू सोर्सेस ऑफ साउंड व्हिच विल एमिट साउंड वेव्स एंड साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। साउंड वेव का नेचर क्या होता है? दे आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द साउंड वेव्स। दोनों साउंड वेव का एम्पलीट्यूड सेम है पर उनके फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है। तो लेट n1 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट साउंड वेव एंड लेट n2 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड साउंड वेव। और ये जो फ्रीक्वेंसी होंगे n1 n2 उनमें एक स्लाइट डिफरेंस होगा। डिफरेंस जो होगा ना एकदम स्मॉल डिफरेंस होगा। तो n1 एंड n2 विल डिफर बाय अ स्मॉल अमाउंट एंड n1 n2 का डिफरेंस कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज होना चाहिए। तो इन दो साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा वो एकदम स्मॉल होगा, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगे। n1 n2 के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज होगा। ये डिफरेंस क्यों स्मॉल होना चाहिए उसका रीजन हमको बाद में पता चलेगा कि व्हाई शुड द टू फ्रीक्वेंसी बी हैविंग अ स्मॉल डिफरेंस। तो explanation will come later on. So here we have two sound waves emitted by these two sources having same amplitude but slightly different frequency. Now these two sound waves are arriving at this point simultaneously. का मतलब एक साउंड वेव सोर्स 1 से एमिट होके यहां पे अराइव होगा, दूसरा साउंड वेव सोर्स 2 से एमिट होके यहां पे अराइव होगा। तो इस पॉइंट पे ये समझो एक पॉइंट है मीडियम का। तो इस पॉइंट पे इन दो साउंड वेव का इंटरफेरेंस होगा या सुपरपोजिशन होगा। वी नो दैट इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन आर ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड नंबर 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। का मतलब these two sound wave will either interfere constructively or they will interfere destructively. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है? दो साउंड वेव का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए टू साउंड वेव should arrive at this point in the same phase. तो अगर ये दो साउंड वेव, एक साउंड वेव यहां से आ रहा है जो सोर्स 1 ने एमिट किया, दूसरा साउंड वेव यहां से आ रहा है जो सोर्स 2 ने एमिट किया है,
तो अगर ये दो साउंड वेव इस पॉइंट पे सेम फेज में अराइव होंगे तो उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी दो साउंड वेव एक पॉइंट पे सेम फेज में कैसे आएंगे? तो कंप्रेशन ऑफ वन वेव विल ओवरलैप विद कंप्रेशन ऑफ अनदर वेव, का मतलब दोनों वेव्स के कंप्रेशन यहां पे साइमल्टेनियसली अराइव होंगे, और रेरिफैक्शन ऑफ वन वेव विल ओवरलैप विद रेयरफैक्शन ऑफ अनदर वेव, का मतलब दोनों के रेयरफैक्शन इस पॉइंट पे साइमल्टेनियसली अराइव होंगे। तो when compression of both the waves or rarefaction of both the waves arrive at this point simultaneously, then the two sound waves are said to be in same phase. And destructive interference में अगर दो वेव यहाँ पे destructively arrive होंगे तो destructive interference में two sound wave will arrive at the point in opposite phase या out of phase। opposite phase का मतलब out of phase। तो अगर ये दो साउंड वेव इस पॉइंट पे आउट ऑफ फेज अराइव होंगे तो वहां पे उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी दो साउंड वेव किसी एक पॉइंट पे अपोजिट फेज में कैसे अराइव होंगे? तो वहां पे होगा कंप्रेशन ऑफ वन वेव एंड रेयरफैक्शन ऑफ अनदर वेव, का मतलब इस पॉइंट पे एक वेव का तो कंप्रेशन आएगा जबकि दूसरे वेव का रेयरफैक्शन आएगा। तो when compression of one wave and rarefaction of another wave arrive at the point simultaneously, तो होगा दो वेव का destructive interference। तो either two sound wave will arrive at this point constructively, का मतलब same phase, और two sound wave will arrive at this point destructively, का मतलब in opposite phase। Now due to superposition या due to interference इस पार्टिकल का एक एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी बनेगा। तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकल बिकम्स मैक्सिमम। उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था लेक्चर नंबर 5 में। तो अगर ये दो साउंड वेव सेम फेज में यहां पे अराइव होंगे तो इस पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। उस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग कॉल करेंगे बाय सिंबल आर मैक्स। आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड मैक्स का मतलब मैक्सिमम। तो इस पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना होगा? प्लस और माइनस 2a, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साउंड वेव। एंड अगर दो वेव यहां पे डिस्ट्रक्टिवली अराइव होंगे, का मतलब यहां पे अगर दो वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहां पे इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा मिनिमम। तो ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट दिस पॉइंट इज मिनिमम। उसको कॉल करेंगे आर मिनिमम। आर का मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिनिमम होगा, और वो कितना होगा? 0। क्यों 0 होगा? बिकॉज a माइनस a1 a1 माइनस a2 होता है। आर मिनिमम का फॉर्मूला a1 माइनस a2, बट यहां पे a1 a2 दोनों सेम है तो a माइनस a कितना होगा? 0। That means during constructive interference, resultant amplitude of vibration of a particle is maximum, and during destructive interference at a point, resultant amplitude of vibration is minimum. तो यहां पे resultant amplitude maximum है, यहां पे resultant amplitude इस point का minimum है। Now we have also seen that intensity of any wave is directly proportional to amplitude का square। किसी भी वेव का इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब उसका लाउडनेस। तो अगर साउंड का इंटेंसिटी मेजर करेंगे तो उसके लाउडनेस के फॉर्म में मेजर होगा। तो मोर इंटेंसिटी ऑफ साउंड मोर लाउड साउंड, लेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेस लाउड साउंड। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी मैक्सिमम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम, intensity of sound should be also maximum. And during destructive interference अगर amplitude minimum है तो intensity of sound should be also minimum. That means if the two sound wave arrive at the point in a constructive interference way,
तो यहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम हो जाएगा। इंटेंसिटी क्यों मैक्सिमम है? बिकॉज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। एंड इफ द टू साउंड वेव अराइव एट द पॉइंट इन आउट ऑफ फेज, का मतलब उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यहां पे साउंड का इंटेंसिटी हो जाएगा मिनिमम। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की मिनिमम होगा बिकॉज एम्पलीट्यूड मिनिमम है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बोलेंगे वैक्सिंग। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को क्या बोलेंगे? वैक्सिंग। तो वैक्सिंग का मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मैक्सिमम साउंड। एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को बोला जाएगा वेनिंग। तो व्हाट इज वेनिंग? इट इज मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड. What is waxing? It is maximum intensity of sound. So we will hear waxing at this point when the two sound waves arrive in same phase, and we will hear waning at this point when the two sound waves arrive in out of phase. तो ये हो गया principle of superposition of two sound wave at a given point. तो अगर दो sound wave का किसी एक point पे superposition हो रहा है, so that superposition can be in two ways, either constructive interference or destructive interference. अगर दो साउंड वेव का किसी एक पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी मैक्सिमम होगा, वी कॉल इट वैक्सिंग। अगर दो साउंड वेव का किसी एक पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, इंटेंसिटी भी मिनिमम होगा, एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड वैनिंग। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स अप्लाइड टू साउंड वेव्स। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स and the production of waxing and waning, let us now define few terms related to beats phenomena. तो बीट के फिनोमिना में जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनको हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी हमने स्टडी किया कि बीट के फॉर्मेशन के लिए वी रिक्वायर टू साउंड वेव्स। तो यहां पे एक सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, दोनों सोर्स का एम्पलीट्यूड सेम है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। बट ये फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज होगा। So these two frequency will differ by a small amount. Now इन दो साउंड वेव का किसी एक पॉइंट पे जब भी इंटरफेरेंस होता है, तो उस पॉइंट पे अल्टरनेट वैक्सिंग और वैनिंग का प्रोडक्शन होता है पीरियोडिकली। तो पॉइंट एक होगा बट इसी पॉइंट पे देयर इज अ पीरियोडिक प्रोडक्शन ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग। का मतलब एक इंस्टेंट पे सपोज यहां पे वैक्सिंग सुनाई दे रहा है, तो उसके अगले इंस्टेंट पे हमको वैनिंग सुनाई देगा, फिर इसी पॉइंट पे नेक्स्ट इंस्टेंट पे वापस वैक्सिंग सुनाई देगा, अगेन यू विल हियर वैनिंग। तो इस पॉइंट पे वैक्सिंग एंड वैनिंग का पीरियोडिक और अल्टरनेट प्रोडक्शन होगा। एंड अल्टरनेट प्रोडक्शन ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग एट ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज बीट्स। उसी को बोलेंगे बीट्स। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बीट्स? बीट्स का डेफिनेशन क्या है? देखो, द प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वैनिंग, द प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स having same amplitude but slightly different frequency is called as beats. तो ये हो गया definition of beats. So what is definition of beats? The production of alternate waxing and waning of sound due to the superposition of two sound waves of the same amplitude but slightly different frequency. This is called as beats. उसके बाद डिफाइन करेंगे वैक्सिंग। तो व्हाट इज वैक्सिंग? वैक्सिंग इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो जब भी यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा इन दो साउंड वेव का, विल हियर अ मैक्सिमम साउंड बिकॉज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी मैक्सिमम होगा। तो दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड वैक्सिंग।
Next is waning. Waning is minimum intensity of sound. तो अगर इन दो साउंड वेव्स का इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिनिमम होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी मिनिमम होगा, तो दैट मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड वेनिंग. देन वी डिफाइन पीरियड ऑफ बीट्स. पीरियड ऑफ बीट्स को कॉल करेंगे कैपिटल टी. अभी बीट्स को काउंट कैसे करना है? अगर हम लोग बीट्स सुन रहे हैं ना, बीट्स आर टू बी हर्ड, तो अगर हम लोग बीट्स सुन रहे हैं तो एक बीट किसको बोलेंगे? तो वन बीट इज काउंटेड इन दिस वे. वन बीट कंसिस्ट ऑफ वन वैक्सिंग एंड वन वेनिंग. तो एक मैक्सिमम साउंड और एक मिनिमम साउंड मिला के एक बीट बनेगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन बीट, वन वैक्सिंग एंड वन वेनिंग. दिस इज सेकंड बीट, ये भी एक बीट होगा, वन वैक्सिंग एंड वन वेनिंग. तो वन बीट कंसिस्ट ऑफ वन वैक्सिंग एंड वन वेनिंग. तो 5 बीट्स, अगर हमने 5 बीट्स सुने हैं का मतलब वी हैव हर्ड 5 वैक्सिंग एंड 5 वेनिंग अल्टरनेटली. 5 बीट्स का मतलब 5 वैक्सिंग एंड 5 वेनिंग प्रोड्यूस अल्टरनेटली, बिकॉज वन बीट कंसिस्ट ऑफ वन वैक्सिंग एंड वन वेनिंग. तो व्हाट इज पीरियड ऑफ बीट्स? पीरियड ऑफ बीट्स होता है टाइम इंटरवल या टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वैनिंग. टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वैनिंग इज कॉल्ड पीरियड ऑफ बीट्स. देखो डायग्राम में, ये समझो फर्स्ट वैक्सिंग है तो ये होगा नेक्स्ट वैक्सिंग. तो दो वैक्सिंग के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा का मतलब एक वैक्सिंग सुनने के बाद अगला वैक्सिंग सुनने तक का जो टाइम गैप होगा दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ बीट्स. या एक वैनिंग सुनने के बाद नेक्स्ट वैनिंग सुनने तक का जो टाइम गैप होगा या टाइम इंटरवल होगा दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ बीट्स. तो पीरियड ऑफ बीट्स इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वैक्सिंग और टू सक्सेसिव वैनिंग. तो अगर ये टाइम इंटरवल कैपिटल टी होता है तो वैक्सिंग और उसका नेक्स्ट वैनिंग के बीच में टाइम इंटरवल t/2 होगा. इट इज हाफ ऑफ द पीरियड. तो दो कंसेक्यूटिव वैक्सिंग या दो कंसेक्यूटिव वैनिंग के बीच में टाइम इंटरवल t होगा, बट वैक्सिंग एंड द नेक्स्ट वैनिंग के बीच में टाइम इंटरवल t/2 होगा. एंड फॉर द प्रॉपर हियरिंग ऑफ बीट्स, अगर आपको बीट्स प्रॉपर सुनना है तो ये जो पीरियड ऑफ बीट्स है ना उसका वैल्यू 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा होना चाहिए. फॉर द प्रॉपर हियरिंग ऑफ बीट्स, पीरियड ऑफ बीट्स का जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 सेकंड. बिकॉज अगर पीरियड ऑफ बीट्स 0.1 सेकंड से कम होगा तो बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, जैसे परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है वैसे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग भी होगा. एंड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग में अगर दो साउंड 1/10 ऑफ अ सेकंड के इंटरवल के बीच में का मतलब लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग दो साउंड वेव को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे. दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग. तो व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग? द टाइम गैप बिटवीन द टू साउंड वेव इफ इट इज लेस देन 0.1 सेकंड का मतलब 1/10 ऑफ अ सेकंड, तो हम लोग दो साउंड वेव को डिफरेंट सुन नहीं पाएंगे. तो वो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो है वो बीट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा. तो अगर आपको वैक्सिंग और वैनिंग के बीच का टाइम इंटरवल सुनना है, इफ यू वांट टू हियर वैक्सिंग एंड वैनिंग क्लियरली, तो दो वैक्सिंग या दो वैनिंग के बीच का जो टाइम इंटरवल है ये 0.1 सेकंड से भी ज्यादा होना चाहिए. इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 सेकंड, तभी हम लोग बीट्स सुन पाएंगे. दैट इज व्हाई पीरियड ऑफ बीट्स का कंडीशन क्या होगा? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 सेकंड. 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा होना चाहिए. अगर पीरियड ऑफ बीट्स का वैल्यू 0.1 सेकंड से कम होगा तो हम लोग बीट्स नहीं सुन पाएंगे. Then comes the definition of beat frequency. Beat frequency, also called frequency of beats. Beat frequency को क्या बोलेंगे? Frequency of beats. तो beat frequency क्या होता है? तो it is a number of beats produced per second. Number of beats produced in 1 second is called beat frequency.
एग्जाम्पल, अगर बीट फ्रीक्वेंसी मान लो 5 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हर्ट्ज होता है, बट बीट्स के फिनोमिना में ये जो हर्ट्ज होगा वो होगा बीट्स पर सेकेंड। इन द फिनोमिना ऑफ बीट्स, हर्ट्ज जो बीट फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा वो बीट्स पर सेकेंड भी होगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर 5 हर्ट्ज है का मतलब 5 बीट्स पर सेकेंड है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 5 बीट्स प्रोड्यूस होंगी। अगर बीट फ्रीक्वेंसी 5 बीट्स पर सेकेंड है, व्हाट डज इट मीन? तो 1 सेकेंड में 5 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर बीट फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है तो 8 हर्ट्ज का मतलब 8 बीट्स पर सेकेंड, इसका मतलब 8 सेकेंड में 8 such beats are produced and one beat consists of one waxing and one waning. So these are some definitions in the phenomena of beats. So after understanding these basic definitions, let us now understand what are the necessary conditions for the beat formation. तो मतलब अगर बीट्स को फॉर्म करना है तो उसके लिए कंडीशंस कौन कौन से नेसेसरी है, और उन कंडीशंस के बाद हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, और वो डेरिवेशन किसका होगा? बीट फ्रीक्वेंसी का। तो हमको ये बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी डिराइव करना है, बट उसके पहले क्या डिस्कस करेंगे? कंडीशंस फॉर बीट फॉर्मेशन। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो बिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए या बिट्स को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस नेसेसरी है? कंडीशन नंबर 1, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिट्स, 2 साउंड वेव शुड ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम अलोंग द सेम पाथ एंड द सेम डायरेक्शन। बिट्स फॉर्म होने के लिए वी रिक्वायर 2 साउंड वेव, दे शुड ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम अलोंग द सेम पाथ along the same direction, okay, and they should simultaneously arrive at a point so that they can interfere with each other. अगर 2 साउंड वेव एक ही मीडियम में ट्रैवल करेंगे इन द सेम डायरेक्शन और एक ही पॉइंट पे अराइव होंगे तो उनका आपस में सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस होना चाहिए। दिस इज कंडीशन नंबर 1। 2 साउंड वेव ट्रैवलिंग टू द सेम मीडियम, same direction, same path should arrive at the point simultaneously. Number 2, the amplitude of the 2 sound waves should be equal. 2 sound wave का amplitude equal होना चाहिए। पर ये जो कंडीशन है इक्वल एम्पलीट्यूड, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है। दिस कंडीशन इज नॉट कंपल्सरी। इसका मतलब अगर इन 2 साउंड वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी होगा, अगर इन 2 साउंड वेव का एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी होगा तो बीट्स प्रोड्यूस्ड होंगी, देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ बीट्स। बट अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे तो एट द टाइम ऑफ वैनिंग कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो एट द टाइम ऑफ वैनिंग मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 होगा, वो 0 नहीं होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होने के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, सो दैट A1 माइनस A2 बिकम 0। बट इफ एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यूरिंग वैनिंग होगा A1 माइनस A2, जो मिनिमम होगा। तो 2 साउंड वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए, बट कंपल्सरी नहीं है, इट मे नॉट बी इक्वल। एंड कंडीशन नंबर 3, which is the most important condition, that 2 sound wave should have slightly different frequency. ये कंडीशन एब्सोल्युटली नेसेसरी है। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स, द 2 साउंड वेव शुड हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। दोनों के फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए, और वो कितना डिफरेंस होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज। N1 माइनस N2 should be less than equal to 10 हर्ट्ज। तो 2 साउंड वेव के फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस जरूरी है। तो ये कंडीशन नेसेसरी भी है और कंपल्सरी भी है। द 2 साउंड वेव शुड हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। व्हाट विल हैपन इफ द 2 साउंड वेव हैव सेम फ्रीक्वेंसी? अगर 2 साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो क्या होगा? अगर इन 2 साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो एट दिस पॉइंट आइदर यू विल हियर वैक्सिंग परमानेंटली और यू विल हियर वैनिंग परमानेंटली। दैट मींस अगर यहां पे वैक्सिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो परमानेंट वैक्सिंग ही आपको सुनाई देगा, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होगा।
या अगर यहाँ पे वैनिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो सिर्फ वैनिंग ही प्रोड्यूस होगा, देयर विल नॉट बी एनी वैक्सिंग। बट अगर यहां पे हमको पीरियोडिक वैक्सिंग और वैनिंग का प्रोडक्शन चाहिए तो फिर उस पॉइंट पे दो साउंड वेव का कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना ही चाहिए। That means these two sound waves should have different frequency. तो अगर इन दो साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तभी यहां पे पीरियोडिक वैक्सिंग और वैनिंग का प्रोडक्शन होगा। तो these are the conditions necessary for the formation of beats. We now explain formation of beats analytically. तो टॉपिक का नाम है एनालिटिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, और इस टॉपिक में हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड दैट इज फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। तो एनालिटिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स एंड एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। बीट के प्रोडक्शन के लिए वी रिक्वायर टू साउंड वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो कंसीडर टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड ए एंड हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज n1 एंड n2। तो यहां से हम लोग डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे। कंसीडर टू साउंड वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज n1 and n2. These two sound waves will superimpose at one point in a medium. So they arrive in phase at a point of the medium. तो ये दो साउंड वेव अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से शुरू करेंगे। तो लेट y1 be the displacement of a particle due to first sound wave and let y2 be the displacement produced by second sound wave. तो y1 का फॉर्मूला होगा a sin omega 1t, बट omega 1 का फॉर्मूला 2 pi n1 होगा where n1 is frequency। तो y1 का फॉर्मूला होगा a sin 2 pi n1t, और डिस्प्लेसमेंट y2 का फॉर्मूला होगा a sin omega 2t। तो omega 2 को लिखेंगे 2 pi n2, तो ये होगा a sin 2 pi n2t। तो these are displacement produced by the two sound wave at a given point। देखो दोनों साउंड वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, उनके फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, और टाइम सेम क्यों है? बिकॉज दे आर अराइविंग एट द पॉइंट साइमल्टेनियसली। एक ही इंस्टेंट पे दोनों वेव अराइव होंगे, इसके लिए टाइम टी सेम होगा। अभी फाइंड करना है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीस टू वेव्स। तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y होगा y1 प्लस y2, इन दो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। तभी मैथमेटिकल पार्ट शुरू होगा। सबसे पहले y1 और y2 के वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। y1 का फॉर्मूला है a sin 2 pi n1t, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और y2 का फॉर्मूला है a sin 2 pi n2t, वो भी मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दिस इज y1 का फॉर्मूला एंड दिस इज y2 का फॉर्मूला। अभी इन दोनों में वी कैन टेक a कॉमन, दोनों में देखो a टर्म कॉमन है, तो टेकिंग एम्पलीट्यूड टर्म कॉमन, ब्रैकेट में आएगा sin 2 pi n1t प्लस यहां पे क्या बचा sin 2 pi n2t, a को मैंने कॉमन लिया। अभी हमको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, sin 2 pi n1t प्लस sin 2 pi n2t, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है 2 pi n1t, इसको मान लेंगे c, लेट दिस बी c, और ये जो टर्म है 2 pi n2t, इसको एज्यूम करेंगे d। तो लेट दिस बी c एंड लेट दिस बी
डी, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। और फिर इसको हम लोग साइन सी प्लस साइन डी के एक्सपांशन से सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में साइन सी प्लस साइन डी का एक्सपांशन होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया एक्सपांशन ऑफ साइन सी प्लस साइन डी। तो व्हाट इज एक्सपांशन ऑफ साइन सी प्लस साइन डी? इट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये एक्सपांशन यहां पे अप्लाई करो। तो व्हाट इज c प्लस डी बाई 2? ये हमारा c है और ये हमारा d है। तो व्हाट इज c प्लस डी बाई 2? अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई t कॉमन आएगा। तो इन दोनों को ऐड करो, 2 पाई t कॉमन आएगा। तो इट इज 2 पाई t इंटू ब्रैकेट n1 प्लस n2, बट अपॉन 2 भी तो है। c प्लस d अपॉन 2 भी तो है। तो c प्लस d अपॉन 2 क्या होगा? 2 पाई t इंटू ब्रैकेट n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली c माइनस डी बाई 2 भी करना है। तो अगर c माइनस डी करेंगे तो वापस 2 पाई t कॉमन आएगा, ब्रैकेट में n1 माइनस n2 एंड द होल डिवाइड बाई 2 होगा। और ये जो 2 है ये इस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर ये एक्सपेंशन आप यहां पे अप्लाई करो और फिर इसको भी एक्सपेंड कर लो। तो फिर इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 2a, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 2a, ये 2 कहां से आया? इस एक्सपेंशन का 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 2a इंटू साइन c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी बाई 2 कितना था? 2 पाई t n1 प्लस n2 अपॉन 2 था। तो ये हो गया c प्लस डी बाई 2 का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। तो ये c था और ये d था। तो c माइनस डी बाई 2 कितना होगा? 2 पाई n1 माइनस n2 t डिवाइड बाई 2। तो ये जो ब्रैकेट है वो c प्लस डी बाई 2 का वैल्यू है और ये जो ब्रैकेट है वो c माइनस डी बाई 2 का वैल्यू है। तो हमने इस वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y का फॉर्मूला आया 2a साइन 2 पाई t इंटू ब्रैकेट n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई t इंटू ब्रैकेट n1 माइनस n2 बाई 2। To simplify this equation further, we'll do 2 approximations या 2 substitutions। सबसे पहले ये जो 2a और cos वाला टर्म है, 2a एंड ये cos वाला टर्म, इसको हम लोग एज्यूम कर देते हैं r, कैपिटल R। तो लेट r बी इक्वल टू 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 t अपॉन 2, इसको मैंने r मान लिया। एंड n1 प्लस n2 अपॉन 2, n1 प्लस n2 अपॉन 2 को मान देते हैं कैपिटल N। n1 प्लस n2 अपॉन 2 का मतलब एवरेज फ्रीक्वेंसी हो गया। ये दो फ्रीक्वेंसी का एवरेज हो गया ना, n1 प्लस n2 बाई 2, दिस इज एवरेज फ्रीक्वेंसी। तो फिर ये वैल्यूज अगर मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y का फॉर्मूला क्या होगा? r, बिकॉज ये मैंने r एज्यूम किया था। तो r इंटू साइन ऑफ 2 पाई, ये बन जाएगा कैपिटल N इंटू टी। तो इट इज r साइन 2 पाई एन टी। ये होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अगर आपने इस y को y1 और y2 के साथ कंपेयर किया, कंपेयर दिस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विथ इक्वेशन ऑफ y1 एंड y2। y1 के इक्वेशन में a है एम्पलीट्यूड, y2 के इक्वेशन में भी a है एम्पलीट्यूड। तो अगर ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है तो ये होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, बिकॉज यहां पे a है, इधर यहां पे r है। तो फिर इस r को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। y1 के फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी n1 है, y2 के फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी n2 है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y के फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी n है। तो ये n क्या होगा? एवरेज फ्रीक्वेंसी। तो R रिप्रेजेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और N रिप्रेजेंट एवरेज फ्रीक्वेंसी। ये दो फ्रीक्वेंसी का एवरेज होगा। और ऐसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y आता है ना, ये वैल्यू y1 और y2 के फॉर्म में आता है। तो इसको
r एज्यूम करने का और इसको n एज्यूम करने का रीजन क्या है? सो दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y comes in the same form as that of y1 and y2. तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करने से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y का फॉर्मूला y1 और y2 के सिमिलर फॉर्म में आता है. दैट इज वाई. एंड ये जो r है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है. का मतलब जिस पॉइंट पे ये दो साउंड वेव अराइव होंगे उस पॉइंट का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 2a cos 2 pi n1 minus n2t upon 2. ये होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू. और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पीरियोडिकली वेरी करेगा. ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वही तो पीरियोडिकली वेरी करेगा. जब भी उस पॉइंट पे वैक्सीन प्रोड्यूस्ड होगा तो वैक्सीन के टाइम पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है? मैक्सिमम होता है. तो उसका वैल्यू क्या होता है? प्लस और माइनस 2a. एंड जब भी उस पॉइंट पे वेनिंग प्रोड्यूस्ड होगा, वेनिंग का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो एट द टाइम ऑफ वेनिंग ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो 0 होगा, मिनिमम 0. तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट डिराइव होने के बाद अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग. अभी वैक्सिंग और वैनिंग को हमको फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना है. सो ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग. Resultant amplitude at the time of waxing is maximum. And what is the value of maximum amplitude? It is plus or minus 2a. And during formation of waning, resultant amplitude is minimum. And what is the value of resultant minimum amplitude? It is 0. तो जब भी दो साउंड वेव का कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. एंड व्हेन टू साउंड वेव प्रोड्यूसेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, देन द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड. तो वो कितना होगा? 0. तो एक साइड हम लोग वैक्सिंग का फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक साइड हम लोग वेनिंग का प्रोडक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं. Now substitute R का वैल्यू. तो what is the formula of resultant amplitude? Resultant amplitude R का फॉर्मूला था 2a cos 2 pi n1 minus n2 t upon 2. तो R का फॉर्मूला हमको दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. इधर भी R का वैल्यू पुट करो, इधर भी R का वैल्यू पुट करो. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां पे क्या होगा? 2a and 2a will get cancel और यहां पे 1 बच गया, प्लस और माइनस 1. कैंसलिंग 2a फ्रॉम बोथ द साइड, प्लस और माइनस 1. और यहां पे 2a को डिवाइड करो तो 0 डिवाइड बाय 2a विल बी 0. अभी नेक्स्ट में क्या होगा? इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दो. अभी तो cos ऑफ पाई n1 माइनस n2 t विल बी प्लस और माइनस 1. यहां पे 2a यहां पे चला गया, 0.2a 0 हो गया, 2 चला गया, पाई n1 माइनस n2 t हो गया 0. इसका मतलब इस एंगल का कॉस वैल्यू चाहिए प्लस और माइनस 1 और यहां पे इस एंगल का कॉस वैल्यू चाहिए 0. तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल्स whose cos value is plus or minus 1? तो दे आर 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एक्सेट्रा. बिकॉज cos 0 is plus 1, cos pi is minus 1, cos 2 pi is plus 1, cos 3 pi is minus 1 and so on. तो ये होंगे एंगल के वैल्यूज जिनके cos प्लस और माइनस 1 होते हैं. इसका मतलब ये जो एंगल है उसका वैल्यू या तो 0 होगा, या तो पाई होगा, या तो 2 पाई होगा एंड सो ऑन. और यहां पे इस एंगल का cos वैल्यू हमको 0 चाहिए. तो ऐसे कौन से एंगल है जिसके cos वैल्यू 0 होता है? तो 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एक्सेट्रा. तो इन एंगल के cos वैल्यूज 0 होते हैं. दैट मींस cos पाई बाय 2 इज 0, cos 3 पाई बाय 2 इज 0, cos 5 पाई बाय 2 इज 0. तो अगर इस एंगल का cos 0 चाहिए तो ये एंगल पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एक्सेट्रा वैल्यूज ले सकता है.
तो इस एंगल को हमने इन वैल्यूज के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इन एवरी केस विल फाइंड आउट टाइम t के वैल्यूज। दोनों केस में टाइम के वैल्यूज फाइंड करो, का मतलब यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे टाइम एट विच सक्सेसिव वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड, और इस केस में हम लोग फाइंड करेंगे टाइम के वैल्यूज एट विच सक्सेसिव वेनिंग आर प्रोड्यूस्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस एंगल को ईच वैल्यू के साथ साइमल्टेनियसली इक्वेट कर जाएंगे। तो पहले इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे और t को फाइंड करेंगे। तो यहां पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ये वैल्यू अगर मैंने यहां पे डिवाइड भी कर दिया तो 0 अपॉन ये वैल्यू तो 0 ही आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आया, 0। फिर मैंने इस वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ इक्वेट करना है। तो इक्वेट दिस वैल्यू विद द सेकंड टर्म पाई। इक्वेट करो तो पाई के साथ पाई चला गया, इसको यहां पे डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन n1 माइनस n2 आ गया। फिर आप इस वैल्यू को 2 पाई के साथ इक्वेट करो। तो अगर ये वैल्यू मैंने 2 पाई के साथ इक्वेट किया तो पाई के साथ पाई चला गया, n1 अपॉन n2 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। फिर इस वैल्यू को इसके साथ इक्वेट करो, इक्वेट दिस विद 3 पाई। तो पाई के साथ पाई चला गया, n1 अपॉन n2 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज 3 अपॉन n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। So these are the time interval at which successive vaccines are produced. इसका मतलब first vaccine is produced at 0 second. Second vaccine is produced at 1 upon n1 minus n2 second. Third vaccine is produced at 2 upon n1 minus n2 second. So this is first vaccine का time, this is second vaccine का time, this is third vaccine का time, this is fourth vaccine का time and so on. So these are the time interval at which vaccines are produced. First vaccine, second vaccine, third vaccine, fourth vaccine, etc. Similarly, we'll find out time for successive vaccine. उसके लिए भी क्या करने का, इस एंगल को हर एक के साथ इक्वेट करते जाओ। तो पहले हम लोगों ने इस वैल्यू को पाई बाई 2 के साथ इक्वेट करना है। तो इसको पाई बाई 2 के साथ इक्वेट करो, पाई पाई कैंसिल, n1 अपॉन n2 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो t का वैल्यू होगा 1 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस n2, ये यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो पहला वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस n2। फिर सेकंड टाइम फाइंड करने के लिए आप इस एंगल को सेकंड वैल्यू के साथ इक्वेट कर दो, इक्वेट दिस वैल्यू विद द सेकंड वैल्यू। तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया और ये n1 माइनस n2 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो we get 3 upon 2 into n1 minus n2. Similarly, equating this with the third value, we get 5 upon 2 into n1 minus n2, etc. तो ये होंगे टाइम इंटरवल एट विच सक्सेसिव वैनिंग आर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब फर्स्ट वैनिंग जो है वो 1 अपॉन 2 n1 माइनस n2 सेकंड के बाद प्रोड्यूस होगा। सेकंड वैनिंग प्रोड्यूस होगा 3 अपॉन 2 n1 माइनस n2 सेकंड के बाद। So this is time of first waning, this is time of second waning, this is time of third waning and so on. और आप ऑब्जर्व करो, ये अगर फर्स्ट वैक्सीन है और अगर ये सेकंड वैक्सीन है तो दो वैक्सीन के बीच में वैनिंग आएगा, है ना। दिस इज फर्स्ट वैक्सीन, दिस इज सेकंड वैक्सीन, दिस इज थर्ड वैक्सीन। का मतलब इन दो वैक्सीन के बीच में एक वैनिंग भी तो आएगा, तो इन दो के बीच में ये वैल्यू आएगा, देखो, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये इन दोनों का एवरेज होगा। मतलब दिस वैल्यू लाइज बिटवीन दीज टू, ये इन दोनों के बीच में होगा ये वाला। वैसे इन दोनों के बीच में भी एक वैनिंग होगा ना, बिकॉज ये दो वैक्सीन हो गए, इनके बीच में वैनिंग भी तो होगा। तो इन दोनों के बीच में जो वैनिंग होगा वो ये वाला होगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है ये इन दोनों का देखो एवरेज हो गया। वैसे इन दोनों के बीच में भी वैनिंग होगा, बिकॉज दिस आर टू कंसेक्यूटिव वैक्सीन, इनके बीच में वैनिंग होगा, तो इनके बीच में ये वैल्यू होगा, बिकॉज ये जो वैल्यू होगा ये इन दोनों का एवरेज होगा। तो these are the time interval of successive vaccine and these are the time interval of successive waning. Now we calculate period of beats in both the cases. And what is period of beats? It is a time interval between two consecutive vaccine or two consecutive waning. तो दो consecutive vaccine का time difference ले लो, का मतलब इन दोनों का time difference,
या इन दोनों का टाइम डिफरेंस या इन दोनों का टाइम डिफरेंस, इसको इससे सेपरेट करो, इसको इससे सेपरेट करो, इसको इससे सेपरेट करो, आंसर सेम आएगा 1/n1 - n2। तो टाइम इंटरवल या टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वैक्सिंग आएगा 1/n1 - n2। सिमिलरली यहां पे फाइंड करेंगे पीरियड ऑफ बीट्स वैनिंग के लिए। तो वैनिंग के लिए पीरियड ऑफ बीट्स क्या होगा? इट इज अ टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैनिंग। तो इसको इसके साथ माइनस करो बिकॉज दीज आर टू कंसेक्यूटिव वैनिंग। तो टेक सबट्रैक्शन ऑफ दिस टू, आंसर आएगा 1/n1 - n2। वैसे ये भी तो है कंसेक्यूटिव वैनिंग, तो इनका ले लो डिफरेंस। तो दिस माइनस दिस कितना आंसर आएगा 1/n1 - n2। तो we observe that period of beats for waxing is 1/n1 - n2, period of beats for waning भी 1/n1 - n2 का मतलब दोनों केस में पीरियड ऑफ बीट्स का फॉर्मूला सेम आया 1/n1 - n2। बट हमको फाइंड करना है बीट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो बीट फ्रीक्वेंसी होगा रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ बीट्स। दोनों केस में देखो बीट फ्रीक्वेंसी होगा रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, बट पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 1/n1 - n2 था, उसका रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा n1 - n2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? n1 - n2। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल भी n1 - n2 होगा। तो देखो दोनों केस में बीट फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला सेम ही आया, और क्या फॉर्मूला था? n1 - n2। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड, उसका फॉर्मूला होता है n1 - n2। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n1 - n2 होगा अगर n1 n2 से ग्रेटर होगा। तो if frequency n1 is greater than n2 then the bit frequency is n1 - n2। but अगर frequency n2 is greater than n1 होगा तो in that case फॉर्मूला भी n2 - n1। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n1 - n2 भी होता है और n2 - n1 भी होता है। whichever is greater you will take it first। तो it is higher frequency minus smaller frequency। तो ये तो हो गया डेरिवेशन ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है ना n1 - n2 और n2 - n1, ये आपको बराबर याद रखना है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी वेल। वैसे फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, बीट फ्रीक्वेंसी होता है दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो देयर आर न्यूमेरिकल्स, देयर आर एमसीक्यूज बेस्ड ऑन बीट फ्रीक्वेंसी आल्सो। बीट फ्रीक्वेंसी के भी न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज बनते हैं, और सिंपल टाइप के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मूला फॉर बीट फ्रीक्वेंसी n1 - n2 या n2 - n1। बीट फ्रीक्वेंसी होता है दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो ये तो हो गया एनालिटिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, और इस मेथड में हमने बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव किया। लास्ट टॉपिक इन बीट्स फिनोमेना is applications of beats और uses of beats। तो ये जो हमने बीट्स का फिनोमेना स्टडी किया है उसको कहां पे यूज करते हैं, और यूजेस को मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यूजेस को स्टेट करूंगा, बिकॉज इनका जो डिटेलिंग है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। का मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ यूजेस क्या है वो आपको स्टेट करने हैं, और वैसे भी इन यूजेस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा कुछ रिलेवेंस नहीं है। तो आई विल ओनली स्टेट द यूजेस ऑफ बिट्स कि उनको कहां पे यूज करते हैं, मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा। ये जो बिट्स फिनोमेना है इसको हम लोग अलग अलग प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं फॉर वेराइटी ऑफ पर्पसेस। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बिट्स, द फिनोमेना ऑफ बिट्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक अननोन फ्रीक्वेंसी आपको दिया है और इसको समझो आपको डिटरमाइन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ बिट्स वी कैन डिटरमाइन दिस अननोन फ्रीक्वेंसी। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बिट्स इज फॉर ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सच एज गिटार, सितार, वायलिन, पियानो, तो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यूनिंग होता है।
because every string of the musical instrument emits sound of definite frequency. वो एक definite frequency का sound note produce करता है. इसका मतलब these strings of the musical instruments are tuned for one particular frequency. तो string musical instruments का जो tuning होता है for a particular frequency, for a standard frequency, that can be done using beats. The second application is for the tuning of musical instruments. Third application is phenomena beats can be used to produce low frequency sound note. And such low frequency sound note are used in jazz orchestra and western music. तो स्पेशली ऑर्केस्ट्रा एंड वेस्टर्न म्यूजिक में जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड नोट यूज होता है, सो दैट लो फ्रीक्वेंसी साउंड नोट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बीट्स. Then the next application, beats are also used to detect the presence of dangerous, harmful gases which are produced in mines. तो माइंस में जो डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उसका अगर आपको डिटेक्शन करना है तो उस डिटेक्शन में भी बीट्स कैन बी यूज्ड. सो फॉर डिटरमाइनिंग अननोन फ्रीक्वेंसी, फॉर ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टू प्रोड्यूस साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डेंजरस गैसेस इन माइंस. तो ये होंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ फिनोमेना ऑफ बीट्स. So with that we have finished the complete theory of formation of beats.